या कोई नई चीज प्रोड्यूस कराते हैं या कोई आप प्रोडक्शन के सिस्टम में चेंज कर सकते हैं, तो वो एक इंडिकेटर है कि इकोनॉमी क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है। एमएसपी की इंपॉर्टेंस फर्स्ट जैसे क्या है, एमएसपी क्या करता है, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को क्या करती है, इंसेंटिव मिलता है ना। ज्यादा करीब लगभग 70% जो एमएसपी है वो रूरल एरियाज में एस्टेब्लिश्ड है, तो वहां पे रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को इंपॉर्टेंस। फिर रीजनल डिस्पैरिटीज को क्या है, घटा रही है। जैसे मान लीजिए अगर एमएसपी अगर ग्रोथ रेट उसकी बढ़ रही हो, तो अर्बन और रूरल एरियाज में जो डिस्पैरिटीज होती हैं वो क्या हो सकती हैं, विषमताएं क्या हो सकती हैं, कम हो सकती हैं। वीकर सेक्शन के अपलिफ्टमेंट में भी काम करती है ना। फॉर एग्जांपल गांव में कैसा होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रहे हैं ना हम लोग कि हाँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है कि ये वही है कि कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट हो और वहां पे जो वीकर है, वुमेन है और वीकर सेक्शन है, जो उनके अपलिफ्टमेंट में काम दे, है ना। इकोनॉमिक एक तरह से क्या हो सकता है, ये एजेंट ऑफ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। जैसे हम लोग कहा 18 करोड़ हमारे एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं ना, तो उसको हम क्या करें, धीरे धीरे क्या करें, शिफ्ट करें किसमें, यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आए, फिर धीरे धीरे जैसे उनका स्किल इंक्रीज होगा फिर वो अर्बन एरियाज में आ जाएंगे, मतलब धीरे धीरे से एफिशिएंसी क्या होगा, बढ़ने लगेगा। लुइस मॉडल जैसे कि रूरल एरिया से लोगों को कहाँ लेके आना है, अर्बनाइजेशन होगा। तो लेकिन एकाएक नहीं हो सकता, क्योंकि रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज के स्किल में गैप क्या है, बहुत ज्यादा गैप है। तो ये हम लोग का एक ब्रिज का काम कर सकते हैं ना, कि वहां पहले वो सीखे, वहां वो काम करें, फिर जैसे जैसे उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो सकती है वो आगे आ जाए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको ये बताने हैं। जब ये पूछेगा व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एमएसपी इन इंडियन इकोनॉमी, क्या है उसका महत्व क्या है, तो आपको ये पॉइंट लिखने होंगे और वो डाटा के साथ, जितने मैंने जो डाटा है उसके साथ आपको उसको सपोर्ट करना पड़ेगा कि ये इसका इंपॉर्टेंस है। क्लियर है, आगे चले। इम्पेडिमेंट्स या हिंड्रेंस या क्या क्या रुकावटें हैं, ऑब्स्टेकल्स क्या हैं इसके एमएसपी के ग्रोथ में। फर्स्ट स्किल, इंक्रीज कंपटीशन। जैसे 1991 के बाद हमने जो हमारी इकोनॉमी कैसी हो गई, ओपन इकोनॉमी हो गई, है ना। अब मैं एक्सटर्नल सेक्टर में देखेंगे, विदेशी व्यापार में हमने क्या कि जो एक्सचेंज रेट मार्केट बेस कर दिया, टैरिफ बहुत ज़्यादा कम कर दिया हमने। हमारे 200% टैरिफ हुआ करता था, आज एवरेज 8-9% पे रुक गया आके। तो टैरिफ बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होने लगे, इंपोर्ट भी बहुत हो रहा है। तो उस कारण जो है जो बाहर के जो प्रोडक्ट्स है वो हमारे कंट्री में फ्लड की तरह आ गए। तो उसको, लेकिन हम एमएसपी उसके लिए तैयार अचानक से नहीं थी, तो उसके कारण इसके मार्केट धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू, इंक्रीज कंपटीशन के थ्रू इसको एक खतरा है, डेंजर है कि वो एलिमिनेट हो सकती है इकोनॉमी से एमएसपी, है ना। सेकंड पॉइंट, कैसे यूज करते हैं, बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, है ना। ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है, जो अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो वहां तक पहुंच नहीं पाई।
है ना। जैसे टीचिंग मेथड, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे अर्बन एरियाज में जो टीचिंग मेथड है बच्चे के लिए और रूरल एरियाज में क्या है, इंटायरली डिफरेंट हो जाते हैं। तो इसी तरह से एमएसएमई भी कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर वही चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी और चीज से, प्रोड्यूस कर रहे हैं, और हम लोग जो है पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट और बताइए, मार्केट फैसिलिटीज उनको जल्दी अवेलेबल नहीं है। अब जैसे बड़ी बड़ी कंपनी अमेजन में डाल दिया, अमेजन के थ्रू आ रही है चीजें, पूरे एक बार में मार्केट सबको पता चल जा रहा है, लेकिन वो बंदा वहां पे नहीं बचा। उसके लिए मार्केट अवेलेबल प्रोडक्ट, मान लो प्रोडक्ट कई बार बहुत अच्छे होते हैं एमएसएमई के, ठीक है, लेकिन वो प्रोडक्ट पूरे है ना क्लियर। अब जैसे हमारा टेराकोटा वाला है गोरखपुर का, अब धीरे धीरे जीआई टैग मिला, धीरे धीरे वो बढ़ रहा है ना। अगर यही होता, अगर फॉरेन कंट्री में होता, पता नहीं क्या क्या कितने में बेच के क्या होता है ना। तो एक कॉर्पोरेट वर्ड ही निकल रहा था, ये देखिए क्या आ गया। तो उस तरह से मार्केट फैसिलिटी धीरे धीरे अवेलेबल होगी तो ऑटोमेटिकली एमएसएमई की पोजीशन क्या होगी, स्ट्रांग होगी। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जैसे रोड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हाँ, वाटर सप्लाई उन लोगों के लिए, वेयर हाउसेस है ना, फंड की क्रेडिट की अवेलेबिलिटी क्या होती है। बहुत गांव वगैरह में अगर पैसा भी देंगे तो पता लगा यहाँ पे गवर्नमेंट 4% पे दे रही है, वो पता लगा कि एवरेज होता हो कि 11 से 15% के इंटरेस्ट रेट पे देंगे, मनी लेंडर्स है ना। मनी लेंडर्स बहुत ज्यादा वो एक्सप्लॉइट कर देते हैं उसको। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण जो है एमएसएमई की ग्रोथ में रुकावट आ जाती है, ठीक है। फिर हम लोग अब नेक्स्ट पे आते हैं। एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक टॉपिक हम लोग देखेंगे लेबर लॉज। तो इंडिया में लेबर लॉज कैसे माने जाते हैं, कैसे हैं, बहुत रिजिड है। रिजिड लेबर लॉज। रिजिड लेबर लॉज का मतलब क्या है, सर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है उसमें ज्यादा। इसको हम टॉपिक देखेंगे कि जैसे मैंने लैंड रिफॉर्म नहीं बताया था, लैंड रिफॉर्म क्या था, अच्छा अभी मैंने बताया। लैंड रिफॉर्म होता कि सर एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट फार्मर्स और लैंड के बीच में जो रिलेशन होते हैं वो, उसमें कुछ गड़बड़ी आ गई, उस गड़बड़ी को सही करने के लिए क्या है, लैंड रिफॉर्म। तो लेबर लॉज क्या है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो रेगुलेशन है और जो रूल्स हैं उस रेगुलेशन को रेगुलेट करते हैं वो लेबर लॉज है। तो रिजिड लेबर लॉज का मतलब क्या है, जैसे एम्प्लॉयर है एम्प्लॉई है, जब जो रूल्स हैं वो टिल्ट होंगे टुवर्ड रिजिड लेबर लॉज, नहीं जस्ट ऑपोजिट फ्लेक्सिबल हो जाएगा। जब वो किसकी डायरेक्शन में होंगे, जब जैसे मान लीजिए आप किसी को फायर नहीं कर सकते, वो एम्प्लॉय की तरफ टिल्ट होंगे, मतलब आप जो वर्कर को ज्यादा क्या कर रहे होंगे, सपोर्ट कर रहे होंगे, तो वो रिजिड लेबर लॉज हो जाते हैं। तो इंडिया में ये कहते हैं कि अब फ्लेक्सिबल करना है उस चीज को, फ्लेक्सिबल करने को ना कि मतलब ऐसी जैसे अब जो है परमानेंट जॉब्स नहीं हो रही, किस पे जॉब हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट पे आ रही है, आउटसोर्सिंग पे आ रही है ज्यादा। तो उसका मतलब क्या है, हमको लेबर लॉज हम लोग क्या है, फ्लेक्सिबल कर रहे हैं, क्लियर है। तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सारे क्या हैं, लेबर लॉज हैं। तो इसी में हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट हो गया। ये जो कंपनियां इस लॉज के अंदर आ रही हैं या रजिस्टर्ड हैं, वो ऑटोमेटिकली किस सेक्टर में आ जाएगी, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, और जो इससे छूट गई वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। तो ये डेफिनेशन हो जाती है, ठीक है। फिर उसमें एक और कैटेगरी आ जाती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल की। तो जो स्ट्रिक्ट लेबर लॉज के कारण क्या है
जैसे क्या है, अब जो कंपनियां हैं, छोटी कंपनियां हैं, वो सोचती हैं अगर जैसे 10 से ऊपर अगर उन पे वर्कर काम करने लगेंगे तो उनको रूल्स एंड रेगुलेशन में फैक्ट्रीज एक्ट में उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। 10 से ज्यादा हो गए दैट्स सपोज, तो वो सोचेगा अगर 10 से ज्यादा हो गया है तो ऐसे हमको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, हमको ब्राइबरी देनी पड़ेगी, रेड टेपिज्म का जो है सामना करना पड़ेगा। इससे अच्छा ही क्या है, कम ही रहे वो ज्यादा है। एक नई 9 की और खोल देते हैं, एक ही कंपनी 18 वर्कर में नहीं काम करेगी, वो क्या करें 9 ये करते हैं और तो छोटी 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 बहुत सारी हो जाएंगी, मतलब एक, लेकिन एफिशिएंसी किसमें है, एक बड़ी। तो यहाँ पे क्या होता है, छोटी ज्यादा है फिर उसके बाद बड़ी है, जो मिडल जो बीच में जो कंपनियां वो क्या है, मिसिंग है। इसीलिए इंडिया में एक फिनोमिना बोलते हैं क्या, मिसिंग मिडल, कि छोटी छोटी बहुत है, 2 वर्कर काम कर रहे हैं, 5 वर्कर काम कर रहे हैं, 7 वर्कर काम कर रहे हैं, उसके बाद सीधा 100 वर्कर काम कर रहे हैं, 200 वर्कर 500 वर्कर काम कर रहे हैं एक कंपनी में। जो बीच में होनी चाहिए, जो ट्रांजिशन फेज दिखना चाहिए, वो ट्रांजिशन फेज दिख नहीं रहा है। और उसका रीजन क्या है, लोग बताते हैं रिजिड जो लेबर लॉ स्ट्रिक्ट है, उसके कारण वो बीच की कड़ी क्या हो रही है, गायब हो रहा है, ठीक है क्लियर। तो ये हमारे वो है। अब हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, कुछ पॉइंट। अब वो कॉन्टिन्यूसली वो पॉइंट क्या है, आपको करंट से उसको में इंक्लूड करना पड़ेगा।